जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम भारत में मानसून तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में मानसून कैसे शुरुआत होती है, किस तरह से आता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था कि भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। किसके अनुसार? मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, यानी मौसम विज्ञान विभाग, उसके अनुसार भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। उन 4 ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा और शरद और शीत, यानी समर, रेनी, ऑटम और लास्ट में विंटर। ये 4 एक साल में 4 ऋतुएं, इसका मतलब एक ऋतु 3 महीने की। तो 3 महीने की ऋतु की शुरुआत कहां से करेंगे? 15 मार्च से 15 जून। 15 मार्च से 15 जून ये ग्रीष्म ऋतु है। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च है। ये 3-3 महीने का जो गैप है, इसको ऐसे समझेंगे कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दीजिए। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमीस्फीयर, नीचे का सदर्न हेमीस्फीयर। नदर्न हेमीस्फीयर का मतलब सूर्य का प्रकाश जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी वाला माहौल होगा, और जब गर्मी होगी उसी के तुरंत बाद बारिश होती है। गर्मी के तुरंत बाद ही बारिश का सीजन आ जाता है। तो गर्मी और वर्षा ये दोनों ऋतुएं तब होंगी जब सूर्य नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होगा, यानी 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। 21 मार्च को सूर्य इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर से कैंसर तक जाने में उसको 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने में यहां तक पहुंच जाता है। यानी 21 मार्च से लेके 21 जून तक का सफर सूर्य तय करेगा। कब से कब तक? इक्वेटर टू कैंसर। ये 3 महीने का समय है। 21 मार्च से लेके 21 जून तक कर्क रेखा पे पहुंचेगा। फिर 21 जून से अगला 3 महीने का सफर तय करेगा इक्वेटर तक आने में, यानी 21 जून से 23 सितंबर। तो कुल मिला के 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, यानी उसकी अवस्था उत्तरी गोलार्ध में होती है। जबकि 23 सितंबर से 21 मार्च सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ भी जाए कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो बताइए कौन कौन से सीजन होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ गर्मी होगी, और गर्मी के बाद बारिश आएगी। तो ये शुरू की 2 ऋतुएं जो हैं ये तब होंगी हमारे यहाँ जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी हमारे गोलार्ध में होगा। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा तो ये 2 ऋतुएं तब होंगी जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा। शरद और शीत यानी सर्दी की ऋतु। स्वाभाविक है जब सूर्य हमसे दूर जाएगा तभी सर्दी की ऋतु होगी। तो जब दूर जाएगा यानी नीचे भाग में होगा। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो हमारे यहाँ शरद और शीत होती हैं, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो हमारे यहाँ ग्रीष्म और वर्षा की ऋतुएं होती हैं। इस तरह से 3-3 भागों में बांट दें। वैसे कॉमन सेंस की बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सूर्य नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपरी भाग में गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी की ऋतु की शुरुआत यहीं से हो जाती है 21 मार्च के बाद से। 21 मार्च से 23 सितंबर। 21 मार्च से 23 सितंबर लगते हैं सूर्य को अंतिम कर्क रेखा तक पहुंचने में। तो 21 जून तक, 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचेगा। इस दौरान हमारे यहाँ लगातार गर्मी बनी रहेगी। देखिए वही पीरियड तो लिखा है, 15 मार्च से 15 जून, 6 दिन पीछे ही तो लिखा है। बस चीज वही है, कोई अलग से नहीं बोला जा रहा। आप अगर इनको क्लासिफाइड करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से भी क्लासिफाइड कर सकते हो कि 21 मार्च से 21 जून भारत में गर्मी रहेगी। 21 जून से फिर 23 सितंबर जब सूर्य ऊपर से नीचे आएगा, यानी दक्षिणायन की तरफ आएगा, दक्षिणायन हो जाएगा सूर्य ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन रहेगा तो अभी उत्तरी गोलार्ध में ही 3 महीने। तो जब यहां कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ पहुंचेगा तो इस बीच में वर्षा की शुरुआत हो जाती है और वर्षा होती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ आता है, इस दौरान वर्षा ऋतु होती है। ये देखिए परीक्षा के लिए प्रश्न है कि भारत में गर्मी की ऋतु कब होती है? जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, तब भारत में वर्षा की ऋतु होती है। और जब सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आता है, इक्वेटर की ओर आता है, कैंसर टू इक्वेटर आता है, तब इस दौरान वर्षा की ऋतु होती है। और जब इक्वेटर टू कैप्रिकॉन जाएगा, इक्वेटर टू कैप्रिकॉन, तब हमारे यहाँ ऑटम होगा, शरद होगा। और जब
नीचे से ऊपर की ओर आएगा तब हमारे यहाँ शीत होगा, तब होगी सर्दी। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि साहब जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो गर्मी बढ़ जानी चाहिए ना, लेकिन सूर्य बहुत दूर है, अभी अभी इतनी दूर है सूर्य हमसे। 22 दिसंबर को सूर्य इतनी दूर होता है कि यहां से जब वापस आएगा ना तो उसकी गर्मी को तेज होने में ही 2 महीने लग जाते हैं, तब तक घनघोर सर्दी रहती है, तब तक ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे तक अपना प्रभाव डालने में सफल हो जाती हैं। तो ठंडे से सूर्य को गर्म होने में टाइम लगेगा, 2 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए सर्दी तब होती है जब सूर्य मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलना शुरू करता है, तब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, यानी विंटर सीजन होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो विंटर, ये चारों सीजन कब होंगे ये क्लियर हो गया ना। इक्वेटर टू कैंसर क्या होगा? समर। इक्वेटर टू कैंसर यानी हमारी तरफ आ रहा है सूर्य, गर्मी बढ़ाएगा, समर होगा। और जब हमसे दूर जाना शुरू करेगा वर्षा शुरू हो जाएगी। जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा तो एवापोरेशन बहुत होगा, वायुमंडल में पर्याप्त ह्यूमिडिटी हो जाएगी, और जैसे ही हमसे सूर्य दूर हटा तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। चूंकि ह्यूमिडिटी पहले से ही बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर गिरेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, 90%, 100% हो जाएगी और पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो बारिश होती ही तब है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को गिरा दीजिए। तो जैसे ही 21 जून के आसपास सूर्य पहुंचता है ऊपर, 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचता है, उसके बाद सूर्य नीचे उतरना शुरू करता है। तो जैसे ही नीचे उतरेगा तो उतरते ही गर्मी कम होने लगेगी, और गर्मी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, तो जहां जहां पानी है चारों तरफ पानी एवापोरेशन जो हुआ है पानी का, वो वही पूरा का पूरा पानी पर धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा और प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो पूरे भारत में प्रेसिपिटेशन की शुरुआत तो 21 जून से हो जाती है दक्षिण भारत से, पूरे भारत में पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है। तो टाइम लगता है, उस बीच में जहां जहां टेम्परेचर गिरता चला जाता है वहां वहां बारिश होती चली जाती है। अभी उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सूर्य का इक्वेटर टू कैंसर जाना ग्रीष्म सीजन है, कैंसर टू इक्वेटर आना रेनी सीजन है, इक्वेटर टू कैप्रिकॉन जाना ऑटम सीजन है, शरद ऋतु है, और कैप्रिकॉन टू इक्वेटर आना ये शीत ऋतु यानी विंटर सीजन है। तो इस तरह से 4 सीजन होते हैं हमारे। इन्हीं 4 सीजन में से आज हम बात कर रहे हैं मानसून की यानी वर्षा ऋतु की। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले वर्षा ऋतु को जानना जरूरी है कि वर्षा ऋतु की होती कैसे है, कौन से सिद्धांत हैं जो मानसून के बारे में हमको डिटेल जानकारी देते हैं। तो आइए वो सिद्धांतों के बारे में पहले समझ लें। तो पहला सिद्धांत जो है वो है एडमंड हेली ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत में क्या होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो भारतीय क्षेत्र तपने लगते हैं अच्छे से। उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। तो भारत में गर्मी का सीजन होता है और गर्मी उस समय चरम पर होती है। ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र, राजस्थानी क्षेत्र जो हैं, ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं। यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, नीचे इंडियन ओशियन ठंडा होता है उस समय, तो वहाँ हाई प्रेशर होता है और हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती हैं ऊपर की तरफ, जो कि भारत में मानसून की स्थिति को क्रिएट करती हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये एडमंड हेली ने पहला सिद्धांत दिया था मानसून का, कि मानसून की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है कि मानसून का क्रिएशन, मानसून का ओरिजिनेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल दिया था एडमंड हेली ने। ये 1856 के आसपास की बात है। उस समय 19वीं शताब्दी में एडमंड हेली का पहला सिद्धांत आया था मानसून से संबंधित। तो ये पहला सिद्धांत, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? इसे तापीय सिद्धांत कहते हैं, थर्मल प्रिंसिपल कहा जाता है। थर्मल प्रिंसिपल ऑफ मानसून सिस्टम क्या है? जो ये बताता है कि ऊपर और नीचे गर्मी के अंतर के कारण, टेम्परेचर के अंतर के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस होने से हवाएं नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, जिससे भारत में मानसून की स्थिति निर्मित होती है, मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये मानसून उत्पत्ति का एडमंड हेली द्वारा दिया गया तापीय सिद्धांत यानी थर्मल प्रिंसिपल है। इसे बोलते हैं थर्मल प्रिंसिपल ऑफ मानसून ओरिजिनेशन या मानसून ओरिजिन। थर्मल प्रिंसिपल ऑफ मानसून ओरिजिन एडमंड हेली ने दिया था।
ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। दूसरे जर्मन दार्शनिक फ्लोन ने एक सिद्धांत दिया जिसे डायनेमिक प्रिंसिपल कहते हैं। डायनेमिक प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया? फ्लोन के द्वारा। फ्लोन जर्मन दार्शनिक जियोग्राफर थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था जिसे डायनेमिक सिद्धांत कहते हैं। और वो डायनेमिक सिद्धांत किस पर आधारित है? ITCZ पर। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हमने पढ़ा था जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं तो देखेंगे। हमने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, इनके बारे में पढ़ा था। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है पृथ्वी की। इस इक्वेटर के नीचे इंडियन ओशियन इक्वेटर है। इक्वेटर के निचले भाग में इंडियन ओशियन है। ये इंडिया का ये वाला भाग, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी। ठीक है। इक्वेटर से ऊपर की ओर हवाएं जब आएंगी, नीचे से जो ट्रेड विंड्स आएंगी, व्यापारिक हवाएं, तो व्यापारिक हवाएं किस तरह से चलती हैं? चूंकि फेरल का नियम क्या कहता है, नीचे से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी स्थिति कैसी होगी? ऐसी स्थिति होगी। ये है ट्रेड विंड। नीचे से आने वाली हवाएं अपने चलने की दिशा के लेफ्ट साइड टर्न करती हैं। नीचे वाली सदर्न हेमीस्फीयर में हवाएं अपने चलने की दिशा के लेफ्ट साइड टर्न करती हैं। फेरल ने बोला था, ये फेरल लॉ था। फेरल ने बताया कि ऐसा क्यों करती हैं हवाएं टर्न? कोरियालिस फोर्स के कारण। क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है और रोटेट होने से एक फोर्स काम करता है जिसे कोरियालिस फोर्स कहते हैं। तो वो कोरियालिस फोर्स क्या करता है? हवाओं को घुमाने का काम करता है, उनकी दिशा को बदलता है। तो ये दिशा कोरियालिस फोर्स के अनुसार, फेरल के अनुसार, कोरियालिस फोर्स के कारण हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलने की दिशा के बाईं ओर मुड़ती हैं, यानी लेफ्ट साइड में टर्न करती हैं। और ऊपर के भाग में उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा के राइट साइड में टर्न करती हैं। ये बोला था फेरल ने। तो अब होता क्या है, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहां पाया जाता है? इक्वेटर के आसपास। ये इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र को, इसको बोला था हमने डोल्ड्रम बोला था। ये डोल्ड्रम एरिया था। इसी भाग में ITCZ का क्रिएशन होता है, ये ITCZ बनता है। लेकिन कब बनता है? जब सूर्य यहां होता है इक्वेटर के आसपास, तो ये ITCZ बन गया। ITCZ वह क्षेत्र है जहां नीचे और ऊपर दोनों तरफ से आने वाली हवाओं का अभिसरण होता है, यानी कन्वर्ज होती हैं। नीचे से आने वाली हवाएं इस तरह से आएंगी, ऊपर से आने वाली हवाएं इस तरह से आएंगी, और ये दोनों हवाएं इस भाग में जाके मिल जाएंगी। यहां पर जिस भाग में दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होती हैं, उस क्षेत्र को कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो इक्वेटर पर ऊपर वाली ट्रेड विंड और नीचे वाली ट्रेड विंड दोनों कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इस भाग को कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अब ये कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर पर तब होता है जब सूर्य इक्वेटर पर हो। लेकिन हम जानते हैं सूर्य की गति तो सूर्य विस्थापित होता है कहां से कहां तक?
इक्वेटर टू कैंसर, इक्वेटर टू कैप्रिकॉर्न। तो जहां जहां सूर्य जाएगा इस कन्वर्जेंस जोन को अपने साथ लेकर चलेगा। ITCZ, इसको ITCZ कहते हैं, ITCZ फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र में जहां हवाएं कन्वर्ज होती हैं उसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। कौन सी हवाएं कन्वर्ज होती हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि ITCZ पर कौन सी हवाएं मिलती हैं। तो आप कहेंगे व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड, ये नीचे से आने वाली ट्रेड विंड, ऊपर से आने वाली ट्रेड विंड। ITCZ का विस्थापन यानी उसका कहां से कहां तक वो विस्थापित होता है, डिस्प्लेसमेंट उसका कहां से कहां तक होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की तरफ, कहां तक, 25 डिग्री। 25 डिग्री उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री और नीचे के गोलार्ध में लगभग 20 डिग्री तक पढ़ा था हमने, याद आ रहा है। ITCZ का विस्थापन, क्योंकि सूर्य ऊपर जाएगा तो ITCZ को अपने साथ लेकर जाएगा, और सूर्य नीचे जाएगा तो भी ITCZ को अपने साथ लेकर जाएगा। ITCZ कुछ और नहीं, जहां सूर्य होता है पृथ्वी के सामने वहां पर बनने वाला लो प्रेशर है। ITCZ क्या है, सूर्य पृथ्वी पर जहां होता है, अगर सूर्य यहां है तो यहां से इसके ठीक सामने पृथ्वी के इक्वेटर के पास लो प्रेशर क्रिएट होगा। उस लो प्रेशर के पास तक ऊपर से आने वाली ट्रेड विंड भी आएंगी और नीचे से आने वाली ट्रेड विंड भी आएंगी। क्यों आ रही है वहां, क्योंकि हम जानते हैं विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और जहां जहां सूर्य होगा वहां लो प्रेशर होगा, उसे ITC ट्रफ कहते हैं, ITC का गर्त कहते हैं। ITC ट्रफ यानी गर्त जहां होगा उसी जगह पर आकर दोनों तरफ की व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, तो इस स्थान पर मिलती हैं। अगर सूर्य यहां पहुंच गया कर्क रेखा पर तो ITCZ भी जंप करेगा, और ITCZ जंप करके कहां पहुंच जाएगा, ITCZ जंप करके इस तरह से कर्क रेखा के पास पहुंच जाएगा। जहां सूर्य पहुंचेगा वहीं ITCZ पहुंचेगा। तो भारत में ये ITCZ, अब देखिए आप कर्क रेखा कहां है, इधर, तो हमारे यहां ITCZ इस तरह से ऐसे ITCZ निकल जाएगा। तो ITCZ नीचे से शिफ्ट होके ऊपर पहुंच गया है। अब ऊपर पहुंचा है तो ट्रेड विंड कैसे आएंगी, नीचे वाली ट्रेड विंड को इक्वेटर पार करना पड़ेगा। अब नीचे वाली ट्रेड विंड जब ऊपर पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी, नीचे वाली ट्रेड विंड जब इक्वेटर को पार करेगी तो पार करते ही वो पहुंच जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचेगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो दाहिना भाग किधर होगा, राइट साइड इधर होगा। तो जो विंड, ट्रेड विंड नीचे से आ रही थी वो इक्वेटर को पार करते ही अब ऐसे जाना शुरू कर देगी, इधर की ओर चलना शुरू कर देगी। ये सारी इस तरह से जाएंगी, ये सारी विंड्स इस तरह से पहुंच जाएंगी, ऐसे पहुंचना शुरू कर देंगी। और ये कहां तक जाएंगी, जहां ITCZ का ट्रफ होगा, गर्त होगा, वहां तक पहुंचेंगी। तो ये ITCZ खिसक चुका है ऊपर की तरफ, इसीलिए ITCZ ऊपर की तरफ कब पहुंच गया, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर था तो ITCZ अधिकतम विस्थापित होगा, और अधिकतम विस्थापन 25 डिग्री होता है, कहां, चाइना में। और भारत में कितना अधिकतम विस्थापन है, 24.5 डिग्री। भारत में 24.5 डिग्री विस्थापन कहां है, 24.5 डिग्री का विस्थापन भारत में कहां है, गंगा यमुना के मैदान में। गंगा यमुना के मैदान में 24.5 डिग्री विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन है ITCZ का। इसीलिए इस ITCZ से मिलने के लिए हवाएं नीचे से जो आ रही थी वो हवाएं किससे मिलेंगी, अपनी दूसरी बहन जो ऊपर से आ रही है ट्रेड विंड, उससे मिलेंगी। अब प्रश्न उठता है ट्रेड विंड कहां से चल रही थी, कैंसर से, कैंसर से नीचे आ रही थी और कैप्रिकॉर्न से ऊपर जा रही थी। लेकिन जब ITCZ यहां पहुंच जाएगा तो ट्रेड विंड भी ऊपर से, कैंसर से जब स्टार्ट हो रही थी वहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, तो वो हाई प्रेशर वाली जो पट्टी है वो भी खिसक के ऊपर पहुंच जाएगी, तो ऊपर से आएंगी फिर ट्रेड विंड। इसलिए ट्रेड विंड अब ऊपर से आएंगी और इस तरह से ऊपर से आती हुई नीचे से आने वाली बहन के साथ इनका मिलन होगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगी कहां, जहां ITCZ होगा। तो ये नीचे वाली ट्रेड विंड जब ऊपर जाएंगी तो इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ये ऐसा चलना शुरू कर देंगी।
क्लियर हुआ, समझ में आया? ये जो ऊपर की ओर आ रही हैं, अब इन्होंने कहां से चलना शुरू कर दिया? जो नीचे से ट्रेड विंड आ रही थी, इक्वेटर को पार करके इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट हो गई। पहले कैसी थी? नीचे ईस्ट टू वेस्ट थी, अब हो गई वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्टर्लीज की तरह व्यवहार करने लगी। वेस्टर्लीज का जो व्यवहार है, पछुआ हवाओं का व्यवहार कैसा होता है? वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, इसलिए उनको वेस्टर्लीज कहते हैं। तो ये वेस्टर्लीज जैसा व्यवहार करने लगी, और वेस्टर्लीज जैसा व्यवहार करके कहां तक जाएंगी? आईटीसी जेड के ट्रफ तक। आईटीसी जेड का जो गर्त है, वो ये गर्त है। चूंकि 21 जून को गर्त यहां पहुंच चुका है, इसीलिए ये वहां तक जाने की कोशिश करेंगी। तो जैसे ये वहां तक जाने की कोशिश करेंगी, तो इनकी शुरुआत, जो पहली ट्रेड विंड जो नीचे से निकल कर आती है मानसून को लेकर, वो ट्रेड विंड सबसे पहले भारत में केरल के तट पर टकराती है। केरल के तट पर टकराने का जो समय होता है, वो समय है 1 जून। ये लगभग फिक्स है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी 1 जून की जगह 2 जून, 3 जून, या और जून से एक आध दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है नीचे वाली। तो नीचे वाली जो ट्रेड विंड इक्वेटर को पार करके ऊपर जा रही है, इसलिए उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि भारत में मानसून किन हवाओं के कारण आता है, या मानसून के आने में किन हवाओं का योगदान होता है? कौन सी हवाएं भारत में मानसून को लेकर आती हैं? तो वो हवाएं क्या बोलोगे आप बोलोगे इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, यानी भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है, वो भूमध्य रेखीय पछुआ हवाओं के कारण होती है। इक्वेटर से चलती हैं, इसलिए इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। यहां से उनकी डायरेक्शन पछुआ हो गई, पश्चिम की तरफ, वो पश्चिम से पूर्व हो गई, और हवा जहां से चलती है वहीं से उसका नाम पड़ता है। तो पश्चिम से चल रही है, इसलिए वेस्टर्लीज, पछुआ। तो पछुआ हवाएं ही हिंदुस्तान में बारिश लाने का काम करती हैं। तो ये पछुआ हवाएं कौन सी हैं? इक्वेटर से चलने वाली, और इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान में बारिश होगी। तो पहली 1 जून वाली, जो 1 जून की जो शाखा है, अरब सागर में 3 शाखाएं काम करती हैं। अरब सागर में 3 शाखाएं मानसून की होती हैं। पहली शाखा पहले सप्ताह में उठती है। पहला सप्ताह मतलब 1 जून से लेके 7 जून तक, ये पहला सप्ताह की शाखा है। दूसरी शाखा पहले सप्ताह में 3 भागों में बांट देते हैं इनको। पहला कर देते हैं 1 जून से 5 जून, दूसरी कर देते हैं 5 जून से 10 जून, और तीसरी फिर 10 जून से 15 जून। इस तरह से 15 जून तक तीनों शाखाएं कहां तक पहुंच जाती हैं? जब ये विंड उठती है ऊपर की तरफ, तो यहां इसका सामना होता है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट उठे हुए हैं ऊपर, घाट हैं अच्छे खासे, मतलब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। तो ये हवाएं उस घाट पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। घाट पर जब चढ़ने की कोशिश करती हैं, तो सारी हवाएं तो नहीं एकदम से चढ़ जाएंगी, तो फिर वो क्या करेंगी? कुछ हवाएं किनारे किनारे पैरेलल चलना शुरू कर देंगी। इस तरह से क्यों चल रही हैं? क्योंकि चढ़ ही नहीं पा रही। जो चढ़ जाएंगी वो तो ऊपर से निकल जाएंगी, और जो टकराई हैं तो टकरा के बारिश तो करेंगी। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र ये है, पश्चिमी घाट। यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश अगर साल भर की सालाना औसत बारिश ली जाए, तो इसी क्षेत्र में होती है। क्लियर हुआ? ये बड़ा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश यही है। कितनी बारिश है यहाँ? लगभग 250 सेंटीमीटर बारिश है यहाँ। दूसरे नंबर पर होती है इस भाग में, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा जगह है, खासी पहाड़ियां, जहां मासिन राम और चेरापूंजी हैं। वहां भारत की सबसे ज्यादा वर्षा 1100 साढ़े 1100 सेंटीमीटर, लेकिन वो छोटे से भाग में है। लेकिन एक बड़े भूभाग की बात की जाए तो भारत की सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिमी घाट पर ही होती है। ये सारी ट्रेड विंड आके पश्चिमी घाट से टकराती हैं, और टकरा के अच्छी खासी बारिश करने का काम करती हैं। लेकिन इन्हीं में से 5 जून तक की जो शाखा है, वो कहां तक रहती है? केरल और कर्नाटक तक। केरल और कर्नाटक के कुछ भागों तक ये 5 जून वाली शाखा है। 1 जून से शुरू हुआ, 5 जून तक, 5 जून तक यहां पहुंच गई शाखा। इसके बाद अब आगे लगभग 10 जून के आसपास यही शाखा मुंबई तक पहुंच जाती है। ये मुंबई 10 जून की शाखा हो गई। मुंबई से जो मानसून आगे बढ़ता है, देखिए मानसून तो इस पश्चिमी घाट को क्रॉस करना चाहता है, क्योंकि यहां पश्चिमी घाट बहुत ज्यादा उठा हुआ है, और जब नीचे से प्रेशर पड़ता है, नीचे हाई प्रेशर है इंडियन ओशियन में, ऊपर लो प्रेशर है। ऊपर लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि राजस्थान में लो प्रेशर बना हुआ है।
यही लो प्रेशर लगातार इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये जब जाने की कोशिश करती हैं तो इनमें बहुत ज्यादा जोश होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस भाग को पार करने की कोशिश करती हैं। तो पार पूरी शाखा तो नहीं कर पाएगी ना, मैं पहले तो पूरी जोर से आके टकराएंगी जैसे पश्चिमी घाट पे, तो वहां जम के बारिश करेंगी, तो मैक्सिमम बारिश पश्चिमी घाट पे कर देती हैं, फिर कुछ भाग इनका पश्चिमी घाट को पार करने में सफल हो जाता है। तो जो भाग पश्चिमी घाट को पार करने में सफल हो जाता है वो प्रायद्वीपीय भारत को वर्षा देता है। तो प्रायद्वीपीय भारत को इस भाग में वर्षा जो मिलती है, ये जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे ये वर्षा करेंगी, ये तमिलनाडु से होकर निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी? क्योंकि तमिलनाडु के इस भाग में ऊंची पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई, दोदा और आपकी नीलगिरी, तो उन पहाड़ियों से होकर बाहर निकलेंगी तो मैक्सिमम वर्षा कहां कर देंगी? केरल में। और उन, चूंकि यहां पश्चिमी घाट से भी ज्यादा ऊंची है अन्नामलाई, लगभग 2700 मीटर ऊंची है, नीलगिरी भी लगभग 2600 मीटर ऊंची है। तो जब वहां तक पहुंचेगी नीलगिरी और अन्नामलाई तक, तो इनको चढ़ने में और ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैक्सिमम बारिश कहां हो गई? या तो पश्चिमी घाट पर या अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के सामने हो गई। लेकिन उसके पीछे वाला भाग सूखा रह जाएगा, क्योंकि अब हवाएं इतनी ऊपर उठते उठते ज्यादातर अपना पानी गिरा चुकी होंगी, इसलिए उनमें वर्षा, अब पानी बहुत कम रह जाएगा, ना के बराबर। तो थोड़ा मोड़ा पानी है तो ऊपर की ओर गिराती है, और तमिलनाडु बिल्कुल सूखा रह जाता है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं गिरता, ना के बराबर पानी गिरता है तमिलनाडु में। तो इसलिए तमिलनाडु को मुख्य मानसून से बारिश प्राप्त नहीं होती। अब जब ये आगे बढ़ी तो थोड़ी मोड़ी बारिश इस क्षेत्र में कर दी। इसके बाद अगली शाखा जो आई, ये वाली जो नीचे से शाखा अगली आ रही है, ये शाखा जाती है मुंबई के आसपास से होकर, और मुंबई के आसपास से होकर आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश में इसका प्रवेश होता है, ताप्ती की घाटी में और नर्मदा की घाटी में। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानसून की कौन सी शाखा मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती की वैली में वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो दूसरी शाखा जो 10 जून के आसपास आती है, 7 जून से इसकी शुरुआत हो जाती है, 7 जून से 10 जून तक इसकी शुरुआत रहती है। और यही शाखा जो मुंबई से आगे बढ़ती है वही मध्य प्रदेश में पानी लेकर आती है। तो मध्य प्रदेश में पानी लाने के लिए मानसून की दूसरी शाखा जो मुंबई से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए इधर नर्मदा और ताप्ती वैली में घुस जाती है, यही शाखा पानी लेकर आती है। ये शाखा, ये गई, ये शाखा पानी लेकर पहुंचेगी और यही मध्य प्रदेश में बारिश का काम करेगी। ये शाखा कहां तक पहुंचेगी? ये शाखा पहुंचेगी छोटे नागपुर तक के पठार तक, छोटा नागपुर का पठार यानी यहां तक। ये शाखा ऐसी गई, ये गई और ये छोटे नागपुर के पठार पे यहां पर आके, यहां इसका मिलन हुआ किससे? छोटे नागपुर के पठार पर। अब इसका मिलन होता है कहां? अभी नीचे से भी शाखा आएगी, तो अभी देखते हैं पहले 5 जून, 10 जून और 15 जून। 15 जून को अगली शाखा जो कच्छ और सौराष्ट्र के तट से टकराकर यहां से अब आगे बढ़ रही है, ये शाखा जब आगे बढ़ रही है तो ये कहां से निकल जाएगी? ये नीलगिरी पर्वत है, यहां पर नीलगिरी पर्वत खड़ा हुआ है, वो अरावली पर्वत खड़ा हुआ है। अरावली पर्वत के नीचे और ऊपर से यहां से ये पैरेलल निकल गई, यहां से भी पैरेलल निकल गई। नतीजा क्या हुआ? नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत ने उसको रोका ही नहीं, और रोकेगे नहीं तो बारिश नहीं होगी। तो इसलिए ये मानसून की शाखा जो गुजरात के तट से होकर आती है, कच्छ और सौराष्ट्र से होकर आती है, ये मानसून की शाखा अरावली पर्वत चूंकि पैरेलल पड़ता है उसके, इसलिए दोनों तरफ से निकल जाती है। अगर अरावली पर्वत सामने पड़ता तो वहां बारिश होती, इसीलिए इस शाखा से राजस्थान को बारिश नहीं मिलती। जबकि ये शाखा बहुत जल्दी वहां से निकल जाती है, तो वहां के किसान देखते रह जाते हैं कि ये बादल तो निकल गए, गिर ही नहीं रहे। तो वो गिरेंगे कैसे? गिराने के लिए क्या चाहिए? लो टेम्परेचर। वर्षा होने के लिए, प्रेसिपिटेशन होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। और लो टेम्परेचर कैसे क्रिएट होता है? जब पानी वाली हवाएं पहाड़ से टकराएं, और टकराने के बाद फिर वो पहाड़ पर ऊपर उठने की कोशिश करेंगी, जैसे ही ऊपर उठेंगी ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यहां मौका ही नहीं मिलता। अरावली जो रेंज है उसके दोनों तरफ से पैरेलल निकल जाती हैं ये, इसलिए बारिश नहीं करती। अब ये कहां तक जाएंगी? ये यहां से होती हुए और आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गई? ये पहुंच गई सीधे ये पंजाब और हरियाणा और थोड़ा मोड़ा जम्मू कश्मीर तक, यहां तक पहुंच जाती है। तो ये अंतिम शाखा है। तो जब ये अंतिम शाखा ऊपर तक जाती है
तो इसको जाने में काफी समय लगता है। और आखिरकार ये लास्ट अपनी शाखा जब उठती है यहां कच्छ के आसपास, तो इसका समय होता है लगभग जुलाई का सेकंड वीक। जुलाई का सेकंड वीक यानी शुरुआत हुई 1 जून से, जुलाई के सेकंड वीक यानी 35 से 40 दिन लग जाते हैं इसको अंतिम शाखा को यहां से ऊपर जाने में। और ये पहुंचते पहुंचते लास्ट होते होते उसको लगभग 15 सितंबर तक का समय मिलता है। 15 सितंबर तक जितनी बारिश होनी है हो जाए, क्योंकि 15 सितंबर के बाद वो मानसून फिर वापस हो जाएगा। तो 15 सितंबर तक का समय मिला। अब आप देखिए परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम रेनी सीजन, सबसे छोटा रेनी सीजन भारत के किस पार्ट में होता है? तो सबसे छोटा रेनी सीजन कब होगा? 15 जुलाई को वर्षा यानी मानसून भारत के सुदूर उत्तर में पहुंच जाता है। 15 जुलाई को, 15 जुलाई तक ये मानसून यहां पहुंचा। कहां? ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, ये वाले भागों में कब पहुंच रहा है? 15 जुलाई को। अब 15 जुलाई से रहना कब तक है उसको? 15 सितंबर तक। तो जुलाई से सितंबर के बीच में टाइम कितना मिला? 2 महीने। तो सिर्फ 2 महीने ही बारिश इस क्षेत्र को मिल पाती है। वास्तव में बारिश कितनी हो रही है? 1 जून से शुरुआत हो रही है। तो सबसे ज्यादा मानसून, सबसे लंबे समय तक मानसून कहां रहने वाला है? निचले भागों में, क्योंकि निचले भागों में तो 1 जून को ही शुरू हो गया था और लौटते लौटते इसको टाइम लगेगा। लौटता मानसून कब है? लौटते लौटते इसको कितना टाइम लग जाएगा? 15 सितंबर को ये लौटना शुरू कर देगा। तो सबसे बाद में पहुंचता है मानसून पंजाब हरियाणा में, सबसे बाद में पहुंचेगा पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर में, और लौटेगा सबसे पहले। बात समझ में आई? सबसे बाद में पहुंचेगा और सबसे पहले लौट के आएगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा उस भाग को सबसे कम बारिश मिलने वाली है। तो इस प्रकार से ये मानसून ऊपर चढ़ा और ऊपर से अब ये लौटना शुरू करेगा नीचे की तरफ। लेकिन लौटने से पहले अभी हम एक शाखा और पढ़ते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो ये पहली शाखा ये थी, पूरे मानसून को 2 भागों में बांटा जाता है। नीचे से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून है ये। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं, पहली शाखा अरेबियन शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा अरेबियन है, ठीक है, अरेबियन है। अरेबियन शाखा है ये वाली। तो अरेबियन शाखा कौन सी? साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन शाखा। अब यहां से जब यही मानसून यहां से उठेगा तो ऐसे जाएगा। अब यहां पर क्या है विद्यार्थियों? इस जगह पर म्यांमार है, म्यांमार है ना। तो म्यांमार में यहां कौन सा पर्वत है? अराकान योमा। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून 7 दिन के अंदर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाता है। 1 जून से 7 जून, केवल 7 दिन का समय लगता है। 7 दिन में ये नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाता है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून उठ रहा था, ये दक्षिण पश्चिम मानसून अराकान योमा पर्वत से टकराएगा और अराकान योमा पर्वत से टकराकर ये क्या करेगा? ये मानसून ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। पहाड़ पड़ गया सामने तो मैक्सिमम बारिश वहां पहाड़ पे करेगा, फिर जो बच जाएगा वो चढ़ के ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो यहां से ये शाखा ऊपर की ओर जाएगी। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की अरेबियन शाखा भारत में कहां कहां चढ़ रही है? अरेबियन शाखा के 3 पार्ट कर दिए। पहला पहले सप्ताह में, दूसरी शाखा दूसरे सप्ताह में, तीसरी शाखा तीसरे सप्ताह में। ऐसे करते करते हम कुल मिला के तीनों शाखाओं को कितने समय में भारत के अंदर प्रवेश करा देते हैं? 35 से 40 दिन में। जो अंतिम शाखा है ये कब जाती है? ये जाती है लगभग 5 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में। 5 से 15 जुलाई के बीच में ये अंतिम शाखा भारत में प्रवेश करती है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि पूरे भारतवर्ष में मानसून आने में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे 1 जून को शुरू होता है और 15 जून तक जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में मानसून आने में लगभग 35 से 45 दिन का समय लगता है। 35 से 45 दिन, डिपेंड करता है मानसून कितना स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग हो जल्दी पहुंच जाएगा, अन्यथा 45 दिन में तो पहुंच ही जाएगा। तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में मानसून पूरे इंडिया में पहुंच चुका होता है, कोई क्षेत्र फिर खाली नहीं रह जाता। अभी क्या चल रहा है? कौन सी जुलाई है आज?
13 जुलाई। यही वो समय है जब मानसून पूरे इंडिया में पहुंच चुका है। इस समय भारत का कोई भी पार्ट बाकी नहीं है, सब जगह मानसून पहुंच चुका है। तो ये शुरुआत कब से हुई थी? 1 जून से। तो पूरे भारत में मानसून को पहुंचने में लगभग 35 से 45 दिन लगते हैं। ये औसतन पीरियड है, ठीक है, फिक्स नहीं होता, ये एवरेज होता है कि 35 से लेके 45 दिन तक लगते हैं। ये अंतिम शाखा ऊपर निकल जाती है। तो इस तरह से ये शाखाएं, ये पूरी शाखाएं अरब सागर से उठने वाले मानसून की शाखाएं। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी दक्षिण पश्चिम क्यों है? क्योंकि ये भी इधर से ही तो चल रही हैं, पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से चल रही हैं हवाएं। जो हवाएं दक्षिण पश्चिम से यहां से अरब सागर से होकर जा रही थी, उन्हें अरब सागर से जाने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा बोला। और जो शाखाएं बंगाल की खाड़ी से जा रही हैं, उन्हें बंगाल की खाड़ी से होकर जाने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा बोला। तो ये अरब बंगाल की खाड़ी से जाने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा अराकान योमा पर्वत से टकराती हैं और टकराकर ऊपर चढ़ती हैं। और ऊपर चढ़कर ये देखिए कहां जाती हैं। यहां से ऊपर चढ़ेंगी तो ये जगह ढूंढेंगी निकलने की, तो जहां इन्हें नदी घाटी मिलेंगी वहां से होकर ये निकल जाएंगी। तो ये यहां पर कौन सी नदी आई? हमारी गंगा। इधर से आई ब्रह्मपुत्र। तो इसी घाटी में से चढ़ के ये आगे निकलेंगी। इसकी एक उप शाखा चली जाती है ऊपर गारो खासी जयंतिया की तरफ। गारो खासी जयंतिया पर्वत से टकराकर यहां सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा करती है। कौन सी पहाड़ी पर? गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ी हैं, तो बीच वाली पहाड़ी खासी, ऐसे याद रखेंगे। खासी मतलब खास, खास है वो, मतलब मुख्य है, तो वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो खासी पहाड़ी पर एक इसकी ब्रांच निकलकर यहां वर्षा करती है जम के, और इसकी एक मुख्य ब्रांच ये आई। ये मुख्य ब्रांच, इसी की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा चली जाती है गंगा की घाटी में और एक शाखा चली जाती है ब्रह्मपुत्र की घाटी में। क्लियर हुआ? यहां से जाने वाली शाखा ये चढ़कर इधर गंगा, ये आई गंगा और इधर से आई ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र आई और गंगा आई, तो ये 2 घाटियां मिल गई इसको चढ़ने के लिए। तो एक शाखा चली जाती है गंगा की घाटी में और एक शाखा जाती है ब्रह्मपुत्र की घाटी में। इस तरह से ये शाखा जो गंगा की घाटी में गई है, ये सबसे पहले किससे मिलती है? अरब सागर की किस शाखा से? गंगा की घाटी में जो गई, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून की शाखा अरब सागर से उठने वाली मानसून की शाखा से कहां मिलती है? इन दोनों का मिलन कहां होता है? परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शाखा मिलती है कहां? गंगा यमुना के मैदान में, इस भाग में, यहां पर आकर मिलती है। ये देखिए यहां से आ रही थी ये शाखा, ये, और तब तक यहां से भी शाखा उठी, ये शाखा उठी, ये गई और ये उठ के और इस तरह से ये यहां गई। तो इधर गंगा का ये जो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा की वैली है, गंगा की घाटी है, वहां जाकर मिलती है ये दोनों। तो दोनों का मिलन होता है कहां? गंगा की घाटी में, गंगा की निचली घाटी में, ठीक है। क्लियर हुआ? परीक्षा में ऐसी प्रश्न आएगा कि ये दोनों शाखाएं, अरब सागर से आने वाले मानसून और बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून की शाखाएं, सबसे पहले इनका मिलन कहां होता है? तो गंगा यमुना के मैदान में। क्लियर है? गंगा की निचली घाटी में, ठीक है, नीचे की घाटी में इसका मिलन हो गया। अब इसके बाद एक शाखा चली गई कहां? ये ब्रह्मपुत्र घाटी से होती हुई चाइना की तरफ, वो चाइना की तरफ निकल गई। तो यहां इसका विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें तो रास्ता चाहिए जाने का, और उन्हें आकर्षित कौन कर रहा है? आकर्षित कर रहा है ऊपर की गर्मी। वो गर्मी कहां बन रही थी? यहां। इसी तरह से चाइना में भी गर्मी हो रही थी, तो चाइना में गर्मी में जो लो प्रेशर जोन है वो इसे आकर्षित कर रहा था, तो एक शाखा उधर चली गई, एक शाखा इधर चली गई। क्लियर हुआ? तो इसके बाद अब ये आगे बढ़ेगी शाखा, और फिर ये मिलेगी जो कच्छ और सौराष्ट्र से शाखा उठी थी, जो पंजाब तक पहुंच गई थी, उससे जाके मिलेगी ये, उससे जाकर मिलेगी। तब तक इसमें पानी बहुत कम रह चुका होगा। तो दोनों शाखाओं का मिलन या तो गंगा की निचली घाटी में होता है या फिर पंजाब हरियाणा के पास में होता है। इस तरह से यहां भी ये अरब सागर की जो तीसरी शाखा कच्छ और सौराष्ट्र से उठती है, उस शाखा से पंजाब हरियाणा में जाके मिलती है ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा। इस तरह से ये शाखाएं यहां पर आकर फिर बारिश कराती हैं। यहां मानसून कितने समय टिकने वाला है? 15 सितंबर से ज्यादा टिकेगा नहीं। और यहां पहुंचा कब था? 15 जुलाई को। तो कुल मिला के रहा कितना? 2 महीने। केवल 2 महीने बारिश मिली इस क्षेत्र को। अब क्या होगा? 23 सितंबर के बाद सूर्य की जरा स्थिति देखिए आप। जब तक ये बारिश हो रही है, ITCZ यहां से खिसकना कब शुरू किया था? ITCZ यहां से खिसकना कब शुरू किया था? 21 मार्च को।
21 मार्च से कर्क रेखा पर कब पहुंचा था? 21 जून को। जब ITCZ 21 जून को यहां था कर्क रेखा पर, तब मानसून की शुरुआत हो रही थी। अब 21 जून के बाद क्या होगा? ITCZ नीचे आना शुरू कर, जैसे जैसे मानसून ऊपर उठेगा ITCZ नीचे आएगा, क्योंकि सूर्य अब 21 जून से 23 सितंबर तक कहां पहुंच जाएगा? भूमध्य रेखा पर। तो अब सूर्य की स्थिति यहां से विस्थापित होके और यहां तक 23 सितंबर को सूर्य यहां आ जाएगा। जब सूर्य 23 सितंबर को मकर भूमध्य रेखा पर आएगा, इक्वेटर पर पहुंचेगा, तब तक इस भाग की जो गर्मी है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही 23 सितंबर को यहां पहुंचेगा, इसके बाद सूर्य चलेगा नीचे की तरफ, यानी निचले भाग में गर्मी करेगा, ऊपर के भाग में टेम्परेचर कम होने लगेगा। और जैसे ही ऊपर के भाग में टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत कैसा हो जाएगा? प्रेशर बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर कब था? जब यहाँ गर्मी थी। अब गर्मी नीचे है तो ऊपर ठंडक शुरू हो जाएगी, तो ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? ऊपर हाई प्रेशर होने से अब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलना शुरू करेंगी। तो जब हवाएं ऊपर से नीचे चलना शुरू करेंगी तो यह शुरुआत कब होगी? 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के नीचे पहुंचेगा, और जैसे ही नीचे पहुंचेगा हवाएं अब ऊपर से नीचे आएंगी। तो जो मानसूनी पवन ऊपर गई थी वो था दक्षिण पश्चिम मानसून, अब वही मानसून लौटेगा नीचे की तरफ। तो जब वो लौटेगा नीचे की तरफ तो वो कहलाएगा लौटता मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून कब आएगा? 15 सितंबर के बाद। तो 15 सितंबर के बाद यही मानसून की शाखा नीचे उतरना शुरू कर देती है। अब जब ये मानसून की शाखा नीचे आएगी तो चलने की दिशा के कहां चलेगी? चलने की दिशा के, अभी उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो चलने की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ेगी ना। तो ऊपर से आने वाली शाखा ऐसे आएगी, इस तरह से आएंगी, धीरे धीरे मानसून छूटता चला जाएगा। 15 सितंबर को सबसे पहले मानसून कहां से हटेगा? पंजाब हरियाणा के जम्मू कश्मीर के पास से, वहां से हटेगा मानसून सबसे पहले। और आगे बढ़ते हटते 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 कहां हटने में कितना समय लग जाएगा? मानसून का लौटते मानसून की जो अंतिम शाखा है वो होती है 15 दिसंबर तक। लौटते मानसून से बारिश होती है हिंदुस्तान में 15 दिसंबर तक। तो 15 दिसंबर तक आते आते मानसून पूरे भारतवर्ष को छोड़ चुका होगा। समझ में आई बात? तो लौटते मानसून से बारिश कब तक है? कब से कब तक है? 15 सितंबर से 15 दिसंबर, ये लौटते मानसून की बारिश है। 15 सितंबर से 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक मानसून नीचे आ जाएगा पूरी तरह से, ऊपर से मानसून की हवाएं वापस आ जाएंगी। अब एक चीज आपने देखी, चढ़ने में कितना समय लगा था? चढ़ने में 35 से 45 दिन लगे थे, उतरने में 15 सितंबर से 15 दिसंबर 3 महीने। उतरते में 3 महीने क्यों लगे और चढ़ते में 35 से 45 दिन क्यों लगे? क्योंकि जब चढ़ रहा था तो क्या था? तो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा था। राजस्थान के थार मरुस्थल और इंडियन ओशियन के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ये जितना ज्यादा गर्म था, इंडियन ओशियन उसी हिसाब से ठंडा था। इसलिए प्रेशर डिफरेंस बहुत अधिक होने के कारण मानसून बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है। लेकिन जब उतरता है तब प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं होता, क्योंकि जब हम क्या कह रहे हैं 15 सितंबर के बाद उतरना शुरू करेगा, और उस समय कहां होगा सूर्य? इक्वेटर पर। नतीजा क्या होगा? ना ऊपर गर्मी ज्यादा, ना नीचे गर्मी ज्यादा, ना ऊपर सर्दी ज्यादा, ना नीचे सर्दी ज्यादा। इसलिए प्रेशर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, धीरे धीरे करके उतरता है। तो ऊपर से नीचे उतरने वाली हवाओं में उतना ज्यादा दम नहीं होती, तो वो धीरे धीरे करके नीचे आती है, उनकी स्पीड बहुत कम होती है। इसीलिए उनको पूरी तरह से नीचे आने में 3 महीने लग जाते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आएगी शाखा, तो जो शाखाएं टेरेस्ट्रियल पार्ट से नीचे उतर रही हैं, यानी पार्थिव क्षेत्रों से आ रही हैं, उनको रास्ते में पानी तो कहीं मिला नहीं, इसलिए उनसे कोई बारिश नहीं होती, क्योंकि वो सूखी होती हैं। लेकिन जो शाखा इधर निकल गई थी चाइना की तरफ, वो चाइना से वापस आएगी, और जब वापस आएगी तो वे ऑफ बंगाल से होकर आएगी। तो वे ऑफ बंगाल से जब गुजरेगी तो क्या करेगी? पानी भर लेगी, सूखी होगी, पानी भर लेगी, और पानी सोखने के बाद जब आगे बढ़ेगी ये शाखा, तो आगे बढ़ते हुए इस तरह से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे ऐसे टकराएगी ये शाखा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे टकराएगी ये शाखा। तो जब इस तरह से टकराएगी तो सबसे ज्यादा बारिश कहां करने वाली है? ये कोरोमंडल तट पर। क्यों करने वाली है कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा बारिश? इस भाग में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होगी?
इस भाग में बारिश क्यों होगी? क्योंकि कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का सबसे ज्यादा उठा हुआ भाग है, सीधा सपाट है, फ्लैट खड़ा हुआ भाग है। तो जैसे ही ये हवाएं आएंगी तो ये हवाएं कोरोमंडल के तट पर 90 डिग्री के एंगल पर टर्न करेंगी। देखिए इसकी स्थिति देखिए, और यहां से आने वाली हवाओं की स्थिति देखिए, ये सीधे टकरा रही है इससे। लेकिन जो हवा यहां से उतर रही है, अब वो इस भाग में पैरेलल निकल जाएगी, इस भाग से टकरा नहीं रही ना, पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाएगी तो बारिश नहीं करेगी, और जिस भाग से टकराएगी वहां बारिश कर देगी। यही कारण है कि कोरोमंडल तट पर बारिश सबसे ज्यादा इसीलिए होती है, क्योंकि कोरोमंडल तट हवाओं के 90 डिग्री एंगल पर लगभग पड़ता है, इसलिए हवाएं टकराकर वहां बारिश करती हैं। और बाकी का पूर्वी घाट पैरेलल हो जाता है, इसलिए इस लौटते मानसून से इस भाग को ज्यादा बारिश नहीं मिलती, बहुत कम। जहां जहां पर्वत पठार, अच्छे पठार हो गए, पर्वत हो गए, वहां तो थोड़ी बारिश हो जाएगी, बाकी जगह बारिश नहीं होती। इसलिए लौटता मानसून सबसे कम बारिश देता है इन भागों को। लेकिन ये भाग जो है यानी कोरोमंडल तट, ये सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है। तो जब चढ़ते हुए मानसून ने तमिलनाडु को खाली छोड़ दिया था, उतरता हुआ वही मानसून तमिलनाडु को तर करने का काम करता है। 15 सितंबर से लेके और 15 दिसंबर के बीच में अच्छी झमाझम बारिश होती है इस भाग में, विशेषकर अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में। इसलिए यहाँ इसी सीजन में, सर्दियों में यहाँ बाढ़ आती है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं सर्दियों में बाढ़ क्यों आ रही है, बारिश तो जा चुकी है। तुम्हारे यहां से जा चुकी है, वहां से थोड़ी गई है अभी, वहां तो बारिश है अभी। तो अब परीक्षा के लिए एक प्रश्न है कि भारत के किस भाग में मानसून सबसे लंबे समय तक रहता है? मानसून कब से कब तक है? मानसून कब से कब तक है? शुरुआत कब से हुई थी? 1 जून से कब तक है लास्ट? 15 दिसंबर तक। 1 जून से 15 सितंबर तक तो कौन सा मानसून था? जाता हुआ। और 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक आता हुआ। ठीक है, तो जाते हुए मानसून से और आते हुए मानसून से, दोनों से वर्षा मिल रही है। तो दोनों से वर्षा लास्ट मानसून लास्ट में कहां से उतरेगा? निचले भाग से, तमिलनाडु और केरल से। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक मानसून का प्रभाव किस राज्य में देखा जाता है? तो आप कहेंगे केरल में। सबसे लंबे समय तक मानसून का प्रभाव केरल में देखा जाता है। लौटता मानसून भी, उठता हुआ मानसून सबसे पहले केरल में आता है और लौटता मानसून सबसे बाद में केरल से होकर गुजरता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव केरल के तट पर देखने को मिलता है, केरल में ही सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। या आप तमिलनाडु भी कह सकते हो, क्योंकि जाते हुए मानसून से ज्यादा बारिश तो नहीं मिलती, लेकिन उसके प्रभाव में तो रहता है। भले ही बारिश नहीं मिलती, लेकिन प्रभाव में तो रहता है, छींटा छांटी तो होती रहती है थोड़ी मोड़ी। तो इसलिए तमिलनाडु और केरल, ये दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे लंबे समय तक जहां मानसून का प्रभाव होता है, लेकिन उसका असर केरल में देखने को मिलता है। तमिलनाडु केवल लौटते मानसून से बारिश प्राप्त करता है, ठीक है, चढ़ते हुए मानसून से नहीं करता। क्लियर हुआ? मानसून की दोनों शाखाएं जो अरब सागर से जा रही थी, बंगाली खाड़ी से जा रही थी, कहां मिली? या तो गंगा की घाटी में, छोटा नागपुर के पठार के आसपास, ठीक है, निचली घाटी में, छोटा नागपुर के पठार के आसपास। और या फिर कहां मिली आगे चलकर? आगे पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। तो जो यहां मिल गई थी शाखा, यहां पर जो शाखा मिल गई थी गंगा की निचली घाटी में, इस जगह पर जो शाखा मिल गई थी, ये निचली घाटी, यहां जो शाखा मिल गई थी वो यहां से जाने वाली दूसरी शाखा थी, उससे मिल गई थी। यही वो शाखा है जो मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती के बीच से होकर गुजरी थी। वही शाखा यहां से जाने वाली बंगाल की खाड़ी से मिलती है। बंगाल की खाड़ी से जाने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, वो दो भागों में कहां बटी थी? गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिलन स्थल के पास से, यहां से बट गई थी, बांग्लादेश से होकर वो आगे की ओर बढ़ गई थी और इधर असम की ओर चली गई थी। तो जो गंगा की तरफ गई है वही शाखा इधर नर्मदा और ताप्ती से आने वाली शाखा से मिल जाती है। और लास्ट में मिलन होता है इनका कहां? जब यहां से और आगे बढ़ती हैं तो इस जगह पर इनका मिलन होता है, ये आगे जाके यहां मिलती है। तो इस तरह से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस भाग में इनका मिलन होता है। तो सबसे पहले मानसून छूटेगा कहां? ऊपर से छूटेगा, आएगा नीचे से, जाएगा ऊपर से। इसीलिए ऊपर वाले भाग को सबसे कम बारिश मिलती है। जैसे जैसे मानसून इधर से बंगाल की खाड़ी का मानसून भी आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। सबसे ज्यादा पानी गिरा देता है कहां? कलकत्ता में।
ये कलकत्ता के आसपास, यहाँ सबसे ज्यादा पानी गिराता है, लगभग 119 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके आगे बढ़ता है तो फिर कहाँ पहुंचता है, कलकत्ता से आगे पहुंच के पटना बिहार। जब पटना बिहार पहुंचेगा, ये पटना बिहार पहुंच गया, पटना बिहार पहुंचकर यहां पर बारिश हो जाएगी 105 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ेगा तो इलाहाबाद पहुंच गया, इलाहाबाद में बारिश हो जाएगी लगभग 76 सेंटीमीटर। और आगे पहुंचा तो दिल्ली पहुंच गया, तो दिल्ली में बारिश हो जाएगी लगभग 56 सेंटीमीटर। जैसे जैसे ऊपर जाएगा बारिश कम होती चली जाएगी, बारिश की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो जब तक ये मानसून ऊपर पहुंचता है तब तक उन हवाओं में बहुत कम पानी बचता है। इसलिए भारत में सबसे कम पानी अगर किसी क्षेत्र को मिलता है तो वो है भारत का उत्तर पश्चिम भाग। क्लियर हुआ? ये उत्तर पश्चिमी भाग भारत के सूखे रह जाते हैं, इनको पानी नहीं मिल पाता। तो इस भाग को पानी न मिलने का मुख्य कारण यह है कि मानसून की जो शाखाएं वहां तक पहुंचती हैं उनमें पानी बहुत कम बचता है, और जो डायरेक्ट पहुंचती हैं उनको रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं है। एकमात्र अरावली पर्वत है जिसके दोनों तरफ से पैरेलल निकल जाती हैं, इसलिए उनका कंडेंसेशन नहीं हो पाता, प्रेसिपिटेशन नहीं होता, इसलिए इस भाग को पानी नहीं मिल पाता। तो ये परीक्षा के लिए प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में वर्षा के कम होने का मुख्य कारण क्या है। ये प्रश्न है आपके यूपीएससी या एमपीपीएससी के लिए। दूसरा प्रश्न यह है कि जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा और अरेबियन सी से उठने वाली शाखाएं दोनों मिलती हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वहां पर जाके मिलती हैं, तो फिर वहां पर्याप्त बारिश क्यों नहीं होती? तो आप कहेंगे कि चूंकि ये दोनों शाखाएं वहां तक पहुंचती जरूर हैं, लेकिन जब तक पहुंचती हैं तब तक ये अपना मैक्सिमम पानी प्रेसिपिटेट कर चुकी होती हैं, गिरा चुकी होती हैं, इसलिए ये लगभग सूखी हो जाती हैं, उनके पास पानी बहुत कम बचता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये इस मानसून को वहां पहुंचने में काफी समय लगता है, 15 जुलाई तक ये मानसून पहुंच पाता है वहां, और वहां से 15 सितंबर से हटना भी शुरू कर देता है, इसलिए वहां मानसून की अवधि केवल 2 महीने की होती है। यही कारण है कि उस भाग में बारिश कम होती है। समझ में आई बात? पहली बात क्या, वहां पर जो मानसून की डायरेक्ट शाखा जा रही है, कच्छ और सौराष्ट्र से जाने वाली सीधी शाखा, वो क्या करती है, अरावली पर्वत के पैरेलल निकल जाती है, इसलिए राजस्थान सूखा रह जाता है। और जब वो ऊपर तक पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते उसे समय काफी लग जाता है ऊपर पहुंचने में, और ऊपर ऐसे कोई पर्वत नहीं है जहां से टकराकर बारिश हो सके, फिर सीधे जम्मू कश्मीर में ही पहुंचना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा तो लगभग फ्लैट हैं, मैदान से हैं, वहां रोकने के लिए कोई है ही नहीं। दूसरी बात, जब तक ये शाखा पहुंचती है तब तक इधर से आने वाली शाखा जब यहां पहुंचेगी तो काफी समय हो चुका होता है, और उस समय तक नीचे वाली शाखा वैसे ही सूखी हो जाती है, वो पानी गिरा चुकी होती है। सौराष्ट्र और कच्छ से उठने वाली शाखा में उतनी दम नहीं होती कि वो वहां पर जाके पानी गिरा सके, तो ये शाखा वैसे ही कमजोर होती है, यहां से उठने वाली मानसून की शाखा। ये वाली शाखा स्ट्रांग होती है। ये वाली कमजोर क्यों होती है? क्योंकि मानसून का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो निचले भाग में ज्यादा होगा, इस भाग में वो प्रेशर उतना नहीं रह जाता, यहां से उठते उठते उसका प्रेशर कम बचा रह जाता है, इसलिए कम प्रेशर की शाखा है ये, तो ज्यादा दबाव नहीं डाल पाती, इसलिए इस भाग में बारिश नहीं कर पाती। और इधर से आने वाली बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से जब मिलती है तब तक बंगाल की खाड़ी की शाखा भी बहुत कम पानी रख पाती है, मैक्सिमम पानी गिरा चुकी होती है। दोनों शाखाएं मिलने के बाद इस क्षेत्र में केवल 2 महीने रह पाती हैं। 2 महीने के बाद मानसून लौटना शुरू कर देता है, क्योंकि आईटीसीजेड नीचे खिसकना शुरू कर देता है। आईटीसीजेड जैसे जैसे नीचे आ जाता है वैसे वैसे ऊपर से, अब चूंकि हम जानते हैं हवाएं तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, इसलिए ऊपर वाली जाने वाली हवाएं वापस किसकी ओर आती हैं, आईटीसीजेड की तरफ आती हैं। आईटीसीजेड 23 सितंबर को यहां आ चुका होता है फिर से इक्वेटर पर, इसलिए ऊपर वाली हवाएं, लौटता मानसून यहां से वापस आता है और 23 सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान की धरती को छोड़ चुका होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार पर बारिश का सीजन बारिश का टेन्योर, टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होता है। शुरुआत 1 जून से होती है और अंत कहां होता है, 15 दिसंबर को, जब लौटता मानसून पूरी तरह से छोड़ देता है प्रायद्वीप को, भारतीय प्रायद्वीप को, पेनिनसुलर इंडिया को, तब जाके इसका एंड होता है। तो इस प्रकार से ये लौटते मानसून की बारिश हमने देखी कि ये कहां से होती हुई आई। चढ़ते हुए मानसून की बारिश, जब बंगाल की खाड़ी से मानसून चढ़ेगा तो इसका असर देखिए कहां होगा, कुछ असर आंध्र प्रदेश में भी होगा, कुछ बारिश छत्तीसगढ़ को भी मिलेगी, उड़ीसा को भी मिलेगी। इन भागों में, ये जो भाग होंगे भारत के, इन भागों को इस मानसून से बारिश प्राप्त होगी जो यहां से जाएगा। यहां से जाने वाले भाग से भारत के इस भाग को थोड़ी सी वर्षा प्राप्त होगी, लेकिन मैक्सिमम भारत का जो भाग है
वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरेबियन शाखा से ही पानी प्राप्त करेगा। इस शाखा का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां होने वाला है, या तो म्यांमार में, या नॉर्थ ईस्ट में, अथवा भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में, किनारे किनारे के भागों में थोड़ा सा पानी गिरेगा। इस तरह से ये भाग आगे निकल जाएंगे और मैक्सिमम वर्षा गारो खासी जयंतिया पर करेंगे। बाकी शाखा फिर इनकी एक निकल जाएगी चाइना की तरफ। क्लियर हुआ? इस तरह से भारत को चढ़ते और लौटते मानसून से बारिश मिलती है। अब प्रश्न उठता है, भारत में होने वाली कुल वर्षा का कितने प्रतिशत मिलता है? तो जो अरेबियन शाखा से गई है उससे मिलता है 73% के आसपास। अरेबियन सी से जाने वाली शाखा जो है वो 73% देती है, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों से। अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों का योगदान 70% है। इन दोनों का योगदान कितना है? 70%। ठीक है, दोनों का योगदान 70% है। और जब मानसून ऊपर से लौटेगा, नीचे की ओर आएगा, तो लौटते मानसून का योगदान कितना? ये लौटता मानसून है, लौटते मानसून का योगदान है लगभग 13%। टोटल कितना हो गया? 76%। ठीक है, कितना? 86% तो 73% जाने वाले मानसून से, 13% आने वाले मानसून से, कुल मिला के 86% बारिश तो हो चुकी। ठीक, अब दो प्रकार की बारिश बची। एक बारिश बची कौन सी? देखो, सबसे पहले चढ़ता मानसून, फिर लौटता मानसून। लौटता मानसून कब तक है? 15 दिसंबर तक। अब 15 दिसंबर के बाद अगले 2 महीने, जनवरी फरवरी, इनमें जो मानसून आएगा, अब वो मानसून नहीं होगा, वो होंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वो डिस्टरबेंस कहां से चलेंगे? वो डिस्टरबेंस कहां से चलेंगे? वो चलेंगे ऊपर। कहां? भूमध्य सागर से। तो जो भूमध्य सागर से चलेगा, ऊपर की ओर से आएगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बारिश होगी भारत में। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बारिश भारत में किसको मिलेगी? कौन से राज्य को मिलेगी? इसमें है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये भारत के ये वाले भाग, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा राजस्थान को भी मिलेगी, अरावली पर्वत से टकराएंगी डायरेक्ट। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। याद रहे, गुजरात को बारिश नहीं मिलती। गुजरात को बिल्कुल नहीं मिलती। किससे? वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? साइक्लोन है। कहां से चलते हैं? भूमध्य सागर से। मेडिटेरेनियन सी से चलते हैं। मेडिटेरेनियन सी से चलने वाले जो चक्रवात हैं, साइक्लोन हैं, वो कहां से होकर आते हैं? वो आते हैं ईरान से। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनसे होते हुए भारत से टकराते हैं। और भारत में किन राज्यों को बारिश देंगे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। थोड़ा सा राजस्थान और जम्मू कश्मीर। राजस्थान को बहुत कम, ना के बराबर है, लेकिन थोड़ी सी मिलेगी। इस तरह से ये टोटल वर्षा कितनी होती है? लगभग 3%। ये 3% वर्षा है जो लौटते, जो किससे मिल रही है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मिल रही है। और ये वर्षा इस क्षेत्र में जब आएगी, कौन से महीने में आएगी? 15 दिसंबर के बाद, यानी जनवरी फरवरी में। 15 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी। और इस सीजन में गेहूं के पकने की फसल होती है। तो गेहूं को पकने के लिए सबसे ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबल या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल अगर कोई वर्षा होती है तो वो होते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में समान रूप से पड़ता है। नतीजा ये होता है, यही वो बेल्ट है जहां गेहूं सबसे ज्यादा पैदावार होती है। ठीक, इसी प्रकार जब लौटता मानसून हमने देखा था, लौटता मानसून जब आया था तो वो भारत में इस तरह से आया था। लौटता मानसून किस फसल को बेनिफिट देगा? लौटता मानसून किस फसल को बेनिफिट देगा? चढ़ता हुआ मानसून था, एक लौटता हुआ मानसून है। तो लौटते हुए मानसून से भी फायदा होगा। चावल की खेती, जूट की खेती, चावल, जूट, पटसन वगैरह इत्यादि पैदा होता है ना बांग्लादेश में। तो इस भाग में ये वाली बारिश होगी, उससे मिलेगा फायदा। ठीक है, और लास्ट में है, ये क्लियर हुआ वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस पंजाब में आ रहा है। चढ़ता हुआ जो मानसून था पंजाब में था, लौटता हुआ मानसून पंजाब से लौटा था,
ठीक है, सारे मानसून पंजाब में पहुंचे थे। परीक्षा के लिए प्रश्न है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां मानसून की लगभग सभी शाखाएं पहुंचती हैं? पंजाब। पंजाब वो राज्य है जहां मानसून की सभी शाखाएं पहुंचती हैं, फिर भी पंजाब सूखा रह जाता है। सभी शाखाएं पहुंचती हैं फिर भी पंजाब सूखा रह जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से केवल 3% बारिश होनी है, और वो भी 3% अकेले पंजाब में तो हो नहीं जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा कि पंजाब सपाट है, पंजाब में रोकने वाला कोई पर्वत ही नहीं है, इसलिए पंजाब में थोड़ी मोड़ी छींटा छाटी हो जाती है। आगे चल के रोकने वाला कौन है? या तो अरावली पर्वत है, या फिर इधर आएंगे तो हरियाणा और यूपी में जैसे ही पहुंचेंगे वहां थोड़ी सी रुकावट होगी, जम्मू कश्मीर में थोड़ी उसकी रुकावट होगी, इस तरह से वहां से पानी मिलेगा। यहां याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में दो जगह, जम्मू कश्मीर को पानी बहुत कम मिलता है, तो काहे से मिलता है? लौटते मानसून से, या तो सॉरी, चढ़ते हुए मानसून का बहुत थोड़ा सा प्रभाव मिलता है, अथवा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश होती है। लेकिन लद्दाख में ना तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश होती, ना चढ़ते हुए मानसून से ज्यादा फायदा होता, इसीलिए लद्दाख सूखा रह जाता है और वो एक मरुस्थल है। अगर लौटते मानसून की बारिश कोरोमंडल तट पर न होती तो तमिलनाडु भी रेगिस्तान होता, तमिलनाडु को भी रेगिस्तान होना था। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि यदि भारत में कोरोमंडल तट न होता तो तमिलनाडु भी सूखा रह जाता। अगर कोरोमंडल तट न होता तो तमिलनाडु भी भारत में रेगिस्तान की तरह व्यवहार करता। तो भारत में 2 नहीं 3 रेगिस्तान होते, थार, लद्दाख और तमिलनाडु, 3 रेगिस्तान होते। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसकी पुष्टि करना है आपको कि तमिलनाडु क्यों सूखा रह जाता, क्यों मरुस्थल बन जाता अगर थार मरुस्थल ना हो, अगर आपका कोरोमंडल तट ना होता तो कोरोमंडल तट लौटने वाले मानसून के सामने पड़ जाता है, इसीलिए हवाएं टकराकर बारिश करती हैं लौटते मानसून की। अगर कोरोमंडल तट का ढाल ऐसा ना होकर ऐसा होता तो भी बारिश ना होती। अगर ये कोरोमंडल ऐसा होता तो भी बारिश ना होती। ये चूंकि खड़ा हुआ है इस तरह से, रोक लेता है हवाओं को और सीधे डायरेक्ट, इसलिए यहां वर्षा होती है। क्लियर हुआ? अब बात हो रही है, लास्ट है प्री मानसून। प्री मानसून, प्री मानसून यानी मानसून से पहले की बारिश। ये कब होगी? प्री मानसून की बारिश होनी है 15 मार्च से। 15 मार्च से कब? अप्रैल और मई, ये 2 महीने होते हैं। अप्रैल और मई 2 महीने हैं। इन्हीं 2 महीनों में 15 मार्च से लेके 15 जून के बीच में, या जून तक, मई तक। मई में कौन सा? आपका 25 मई से नौतपा की शुरुआत होती है। नौतपा के 9 दिन होते हैं, 25 मई से लेके 2 जून तक। ये अवधि को हम नौतपा कहते हैं। क्यों कहते हैं नौतपा? ये वो 9 दिन हैं जिनमें पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होती है भारतवर्ष में। क्यों सबसे ज्यादा गर्म हो रही है? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा, तो इस दौरान ये 9 दिन सबसे ज्यादा तपने वाले हैं, क्योंकि 2 जून के आसपास तो भारत के निचले भाग में मानसून की शुरुआत हो जाएगी। 1 जून से ही हो जाती है शुरुआत। तो हमने ये जो समय निकाला है भारतवर्ष में, वो समय कब से निकाला? वो समय निकाला गया है 25 मई से। 25 मई से काउंट करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन हो गए। 1 और 2 जून तक मानसून का भारत में आगमन हो जाता है और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। यानी भारत में जब टेम्परेचर अपने चरम पर पहुंचता है तो वो चरम अवधि होती है 25 मई से 2 जून। इस बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर को प्राप्त कर जाता है भारतवर्ष। और 2 जून के बाद से, चूंकि नीचे से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून फूटना शुरू कर देता है, इसलिए टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो 2 जून के बाद से ही भारत में टेम्परेचर गिरना शुरू करता है, इसलिए इन 9 दिनों को नौतपा कहते हैं। नौतपा क्या खूब तपा? अगर खूब तपा तो एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन हुआ तो खूब वर्षा। और नौतपा अगर नहीं तपा तो एवापोरेशन नहीं हुआ, बारिश कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं नौतपा में पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर नौतपा में पानी गिरा तो कौन सा पानी होगा? प्री मानसून। अगर नौतपा में पानी गिरा तो वो होगा प्री मानसून। और प्री मानसून अगर आ गया तेज, तो नौतपा के दिन जो
एक्सट्रीम तपने वाले हैं उनकी गर्मी कम हो जाएगी, उनकी गर्मी कम हो जाएगी तो एवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसलिए नौ तपा में पानी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए कहा जाता है उन्हें खूब तपने देना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां अगर निर्मित हो जाएं तो भारत के लिए बहुत अच्छी हैं। और अंत में जो प्री मानसून की हम बात कर रहे हैं, तो प्री मानसून कब से शुरुआत होगी? 15 मार्च से। 15 मार्च से कब तक? मई के महीने तक, 1 जून से पहले तक। 15 मार्च से 1 जून के पहले तक, इस बीच में होगा प्री मानसून। जब प्री मानसून आएगा तो प्री मानसून वास्तव में है क्या? नीचे की हवाओं का जब धक्का लगता है ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर जो पहले से एवापोरेशन हो चुका है, उस एवापोरेटेड माहौल को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मौका मिलता है बरसने का। अचानक वायुमंडल में कहीं कहीं ठंडक का स्थिति निर्मित हो जाती है, तो वहां पर वही कंडेंसेशन हो जाता है, तो इसको प्री मानसून कहते हैं। प्री मानसून का मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि नीचे से मानसून आ गया। नीचे से मानसून आएगा 1 जून के बाद, तब तक अगर बारिश हो रही है तो वो प्री मानसून की बारिश कहलाएगी। प्री मानसून की बारिश केवल दबाव क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है, इसीलिए कंडेंसेशन यत्र तत्र हो जाता है। तो जब ऐसा प्री मानसून आएगा तो उसकी शुरुआत नीचे से होगी, और नीचे से सबसे पहले अगर हम प्री मानसून की बात करें तो वो प्री मानसून कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कर्नाटक और केरल के तट पर प्री मानसून शुरुआत होगी, और वही मानसून प्री मानसून जब आएगा तो सबसे पहले वहां पर उस तट पर पाए जाने वाले आम के वृक्षों को फायदा देगा। आम को फायदा देने वाला है। आम गर्मी के बाद अगर बारिश हो जाए तो आम जल्दी पक जाता है, इसीलिए उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और केरल के तट पर उसे मैंगो शावर कहा जाता है। जब यही प्री मानसून आगे चलकर और आगे बढ़ता है और कहां पहुंचता है? भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है। जब ये मानसून भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचकर ये कहां बारिश करने वाला है? प्री मानसून नॉर्थ ईस्ट में जब पहुंचेगा तो नॉर्थ ईस्ट में अगर प्री मानसून की बारिश हो रही है तो वो बारिश भारत में चाय बागानों में, चाय के बागान में, तो उसे कहेंगे चाय टी शावर। तो टी शावर शब्द का प्रयोग कहां करेंगे? दार्जिलिंग और असम के चाय बागानों में, वहां बोलेंगे टी शावर। और यही जब कर्नाटक के कॉफी के फूलों को फूलने में, फलने में जब फायदा देगा तो उसे कॉफी शावर, चेरी ब्लॉसम कॉफी के फूलों को फूलने में मदद करता है, तो चेरी ब्लॉसम, कॉफी शावर, मैंगो शावर, ये तीनों शब्द प्रयोग किए जाते हैं नीचे। ठीक है, कॉफी शावर, स्पेशली कॉफी शावर और चेरी ब्लॉसम ये प्रयोग किए जाते हैं केवल कर्नाटक में, और मैंगो शावर केरल और कर्नाटक में। और अगर बात होती है टी शावर की तो दार्जिलिंग, ये है दार्जिलिंग और असम में टी शावर। एक और बोला जाता है काल बैसाखी नाम है, काल माने मृत्यु, बैसाखी मतलब बैसाख में चलने वाली हवाएं। तो बैसाख के महीने में, बैसाख किसे कहते हैं? बैसाख के बाद क्या आता है? ज्येष्ठ में होती है अच्छी कड़ाके की गर्मी, जून का महीना ज्येष्ठ होता है, उससे पहले मई में होता है बैसाख। तो बैसाख के महीने में जब तेज हवाएं चलती हैं तो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त कर देती हैं व्यवस्था को। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और ये बिहार, इस क्षेत्र में काल बैसाखी है। ये काल बैसाखी काल का काम करती है, बहुत तेज हवाएं होती हैं, प्रचंड हवाएं होती हैं, सब व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर देती हैं, इसीलिए हमारे लोगों ने नाम रख दिया काल बैसाखी। तो काल बैसाखी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन क्षेत्रों में उसको नाम दिया जाता है। जब यही काल बैसाखी असम में चलती है तो इसको नाम दिया जाता है बारदोली छीरा। असम में चलने वाली काल बैसाखी को बारदोली छीरा कहते हैं, ये स्पेशल नाम है असम में, वहां की लोकल लैंग्वेज में बारदोली छीरा। क्लियर हुआ? तो ये लौटते मानसून का प्रभाव कहां कहां कैसे कैसे होता है, इसका प्री मानसून का प्रभाव। तो प्री मानसून किसको फायदा देगा? प्री मानसून यहां किस किस को फायदा दे दिया? उसने दे दिया चाय को, चाय के बागानों को, और थोड़ा मोड़ा अगर यहां फायदा देगा तो जूट के बागानों को, जूट की जो खेती होगी वहां भी थोड़ा फायदा मिलेगा उसको, और निचले भागों में यहां पर जो भी फसल पैदा होंगी उनको थोड़ा मोड़ा फायदा मिल जाएगा, खासतौर से धान की खेती जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। तो धान की खेती को प्री मानसून से फायदा होता है, गेहूं की खेती को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से फायदा होता है। क्लियर हुआ?
चाय और कॉफी की खेती को, मैंगो की खेती को किससे? प्री मानसून से फायदा होता है। क्लियर है? तो प्री मानसून के नाम ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से बोले जाते हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, तो प्री मानसून से जो होने वाली बारिश है वो 10 से 11% होती है। 10 to 11% बारिश है प्री मानसून की, हो गया 100%। तो भारत में चार प्रकार की वर्षा हो गई, जिसमें से 3 प्रकार की वर्षा मानसून के कारण है, और अंतिम वर्षा जो हो रही है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चक्रवाती वर्षा है। और एक बात और थी कि जो बंगाल की खाड़ी में जब वर्षा हो रही थी तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात भी आते हैं। वो जो चक्रवात आते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बंगाल की खाड़ी में इधर ये पूर्वी तट पर भारत के वर्षा करने में सहायता करते हैं। कभी कभी वर्षा नहीं हो पाती या बीच में गैप हो जाता है। जब बारिश हुई, खूब जम के बारिश हुई और अचानक से 15 दिन बारिश ही नहीं हुई, तो हम क्या कहते हैं? मानसून गैप हो गया, मानसून गैप आ गया। तो मानसून गैप क्यों आया या मानसून शिफ्ट हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो 4 कारणों से मानसून गैप आता है। पहला कारण है ये जो घाट है, पश्चिमी घाट पर मानसूनी हवाएं जब ज्यादा प्रबल नहीं होती तो वो पैरेलल चलना शुरू कर देती हैं, सीधे ना आकर पैरेलल चलना शुरू कर देती हैं। तो मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं अगर पश्चिमी घाट पर पैरेलल चलना शुरू कर दें तो फिर वो पार करने की कोशिश ही नहीं करेंगी जब पैरेलल चलेंगी तो, और जब पार नहीं करेंगी तो बीच में गैप आ जाएगा। तो पश्चिमी घाट पर मानसूनी हवाओं का समानांतर चलना, पहली बात। दूसरी बात, ट्रॉपिकल क्षेत्र से आने वाले साइक्लोन की कमी होना। ये साइक्लोन कब चलते हैं? अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ये वाले जो साइक्लोन आते हैं, अगर इनमें कमी हो जाए तो ये अगर साइक्लोन कम हो जाए तो भी इस बीच में कहीं भी एक गैप की स्थिति निर्मित होती है। अक्टूबर नवंबर में सबसे तेज हो जाते हैं ये। और उसके बाद निचले भागों में दो कारण हो गए मानसून गैप होने का। इधर से बनने वाले चक्रवातों में कमी आना, इधर पैरेलल चलना, और ऊपर 2 कारण है। पहला कारण है राजस्थान के थार मरुस्थल में टेम्परेचर जो काफी ज्यादा होता है उसमें कमी आ जाना, या थार मरुस्थल के निचले भागों में टेम्परेचर का कम हो जाना, एक कारण ये है। और अंतिम कारण, एक कारण और क्या है? एक कारण मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक कारण और है इसका। चौथा कारण है ITCZ की स्थिति में विस्थापन होना। ITCZ जो ऊपर बन रहा था, इसकी स्थिति में अगर विस्थापन आ जाए, इसमें ऊंचाई नीचाई बढ़ जाए, कहीं ये इसे क्या कहते हैं? ITCZ का ट्रफ ऑफ ITCZ। तो जो ITCZ का गर्त है, इसकी स्थिति विस्थापित हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो गैप आ जाएगा। तो ये 4 कारणों से मानसून का गैप आता है। मानसून के सीजन में बीच में कभी कभी 15-20 दिन तक बारिश नहीं होती, तो एकदम से ऐसा लगने लगता है खूब गर्मी हो गई, उमस टाइप की हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग कहने लगते हैं अरे यार बहुत गैप हो गया है मानसून में। तो ये गैप होने के 4 कारण है। 2 कारण दक्षिण भारत में है और 2 कारण उत्तर भारत में है। क्लियर, समझ में आई बात? दक्षिण भारत के 2 कारण कौन कौन से हुए? एक कारण हुआ जो पश्चिमी घाट है उसके पैरेलल हवाओं का चलना, और दूसरा कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का में कमी आना, ये कारण ये है। और ऊपर 2 कारण में से एक कारण है रेगिस्तान में टेम्परेचर का कम हो जाना निचले भागों में, और दूसरा कारण है ITCZ की स्थिति में विस्थापन हो जाना, ITCZ की स्थिति इधर उधर हो जाना, थोड़ी विस्थापित हो जाना। इन 4 कारणों से मानसून गैप आ जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज मैंने जितना पढ़ाया आपको, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कल मैं मानसून से संबंधित अन्य चीजें जो भारत में मानसून को प्रभावित करती हैं, मानसून कम ज्यादा क्यों हो जाता है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। जय हिंद।